Welcome to Alam Academy. Students of class 12th as chapter number 2 is going on electric potential and capacitance. So आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग कैपेसिटेंस का स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हम लोग तीन केसेस अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि एक हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ेंगे, देन 3 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, देन 3 पॉइंट चार्जेस के लिए 3 पॉइंट चार्जेस के लिए, एंड देन n पॉइंट चार्जेस के लिए, n पॉइंट चार्जेस के लिए। मतलब हम लोग एक जनरल केस सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस पॉइंट चार्जेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कितने भी हो, एंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस हो। फिर उसके बाद इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of a dipole placed in a uniform electric field, of a dipole in a uniform electric field। इसको पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। स्पेशल केसेस में जैसे हमारा आएगा पोजीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस मिलेगा, और फिर इस पर न्यूमेरिकल्स करके इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे, न्यूमेरिकल्स। तो इतना आज के लेक्चर में पढ़ना है और बहुत शॉर्ट टॉपिक है, आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन को कहते हैं या उस वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होती है जब हमें इन्फिनिटी से चार्जेस को ला करके किसी पोजीशन पर प्लेस करने होते, असेंबल करने होते। यानी कि ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट चार्जेस द वर्क डन वी हैव टू डू इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर इन्फिनिटी पर हमारे कई सारे चार्जेस रखे, अब हम वहां से चार्जेस को लेकर के आते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और वहां पर उनकी असेंबली करें, किसको किस पोजीशन पर रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक, स्क्रीन पर आपके डेफिनेशन शो हो रही है, इसको हम रीड कर दें, इसको देख लीजिए। जो चीज़ हमने बताई है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये प्रोवाइड करने का पर्पज ये है कि आप अपने नोट्स बनाते चले। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज। असेंबलिंग समझते हैं ना, कि उनको रखना, कैसे हम असेंबल कर, जैसे हमारे पास कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग मिलते हैं, हम उनको असेंबल करके पूरा सिस्टम बना देते हैं। वैसे ही हमारे पास पॉइंट चार्जेस अलग अलग है, उनको किस पोजीशन पर रखना है, ठीक ना। जैसे ऐसे समझ लीजिए, पॉइंट चार्जेस छोड़ दीजिए, कमरे में हमें अगर कुछ सीट्स या कुछ चेयर्स हमें असेंबल करनी रखनी है, तो किसको कहाँ पर रखना है, इसके लिए हमने कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बस यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, पॉइंट चार्जेस को हमें रखना है, किसको किस पोजीशन पर रख रहे हैं, उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। यही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब रीड करते हैं डेफिनेशन को। पॉइंट चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम लेकर के आए और उनकी पोजीशन पर हमने उनको प्लेस कर दिया। इसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा, यही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक, अब डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस।
तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप समझ गए कि हमें चार्ज कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। तो हम पहला चार्ज जब लेकर के आ रहे थे इन्फिनिटी से, यहाँ पर इन्फिनिटी पर कई सारे चार्जेस रखे हैं, हमने पहला चार्ज लेकर के आए इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर हम Q1 को उठा लाए। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जब हम चार्ज लेकर के आ रहे होंगे तो हमें किसी भी तरह कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्डन करना पड़ता। तो पहले चार्ज को लाने में हमें कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पर Q2 चार्ज लेकर के आ रहे हैं, जिसकी दूरी इस पहले वाले पॉइंट P से R12। अब देखिए जब यहाँ पर चार्ज Q2 को लेकर के आए इन्फिनिटी से, तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आ चुका था, तो ये अपनी तरफ एक पूरा एरिया बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें अब वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो W2 वर्क डन होगा वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी, यानी कि यहाँ पर वर्क डन W2 0 नहीं होगा, वर्क डन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो W2 हम लोग निकाल लेते हैं। W2 क्या होता है, वर्क डन हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। चार्ज हम क्या लेकर के आए, Q2 लेकर के आए, तो पहले तो ये हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हमारा वर्क डन हो गया, दिस इज चार्ज। अच्छा अब हमें पोटेंशियल की जरूरत है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कहां पर, एट पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, इसका नाम Q कर लेते हैं, एट पॉइंट Q। इस कैपिटल Q पॉइंट पर जो पोटेंशियल है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, उसको फाइंड कर लेते हैं। वो V है, वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितना है Q पॉइंट से, R12। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये ऑलरेडी हम लोग डराइव कर चुके हैं। अब इसको मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। W2 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्लेस कर दिया पोटेंशियल को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इनटू चार्ज हमारा पहले से Q2 यहाँ पर है, तो Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन चार्जेस को असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर हम करें वो क्या होगा, वर्क डन W1 प्लस W2। W1 तो है 0, W2 की जो वैल्यू होगी वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R12। So this is the formula of electric potential energy for the system of 2 point charges। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। सो इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस पर। सो अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक, 2 चार्जेस तो हम लोग ले आए थे, एक मान लेते हैं ये P पर लाए थे Q1, और इसकी यहाँ से दूरी R12 थी, ये Q पॉइंट था, इस पर चार्ज Q2 था। अब हम कोई तीसरा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आए और हमने यहाँ पर ला करके रख दिया, मान लीजिए O पॉइंट पर, ये है Q3, इसकी जो दूरी है यहाँ से मान लेते हैं 1 है। अब अगर हमारे पास तीसरा चार्ज लेकर के R13, और ये दूरी हमने मान ली R23, तो हमें सारे डिस्टेंस भी पता लग गए और चार्जेस की वैल्यू पता लग गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन अगर याद है तो बस बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क विच रिक्वायर फॉर असेंबलिंग ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना, व्हेन ब्रिंगिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द लोकेशन। ठीक है, लोकेशन पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से, वही वर्क हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हमारे पास 3 चार्जेस है, तो 2 के लिए ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, तीसरे के लिए निकाल लेते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए W3, इस 3 चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा पोटेंशियल एट, इस पॉइंट का नाम भी कुछ कहते हैं PQ, उसको अच्छा O दे रखा नाम, ये O है। पोटेंशियल एट O किसकी वजह से, ड्यू टू दीज 2 चार्जेस, एक चार्ज P पर जो रखा है, एक चार्ज Q पर रखा है। पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्जेस
Q1 एंड Q2 कर देते नाम, Q1 एंड Q2, इनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा बर्डन ये होगा, इसमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम इन्फिनिटी से लेकर के आए कितना है वो 3। तो पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट O कितना होगा, ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिंपली हम लोग इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, ठीक ना। तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिंपली ऐड हो जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई Q1 और अपॉन Q2 सो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो हम लोग प्रीवियसली निकाल भी चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड हो जाती है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज कितना है Q1, इसकी दूरी O से कितनी R13, प्लस ये चार्ज है Q2, इसकी दूरी R23, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। हमें तो वर्क डन चाहिए W3, तो W3 कितना होगा पोटेंशियल, यानी कि ये वैल्यू इनटू चार्ज Q3, पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3, ये आ गया हमारा वर्क डन, ठीक है। W3 हमें चाहिए तीनों में वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये दोनों ऑलरेडी हम लोग ने अभी डराइव करके कैलकुलेट किया है, वहां से इसकी वैल्यू उठा लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये वैल्यू आई थी W1 प्लस W2 की, इसमें W3 और ऐड कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस ये R13 है, R13 सही, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, इसको प्रॉपरली रीअरेंज कर ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है सब में, तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23. So this is the electric potential energy due to the system of 3 point charges. 3 के लिए भी हो गया। अब ये इसमें आपको प्रॉपर तरीका सिखाना है कि अगर 4 के लिए आ जाए, जैसे स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए, या 5 के लिए आ जाए पेंटागन आ जाए, 6 के लिए आ जाए कि सबके वर्टिसेस पर रखे हुए चार्जेस, और पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। पहले तो उस पर डेरिवेशन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका एक प्रॉपर तरीका बता दें, फिर एन चार्जेस के लिए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइंड करना किसकी वजह से, ड्यू टू द एन, ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, यानी कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस आ जाए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कई सारे चार्जेस रखे हुए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में आता ही है, ये हमने कॉमन ले लिया, फिर समेशन ले लिया एन चार्जेस के लिए, हर चार्जेस के पेयर बन रहे हैं ना, तो ये आपका पेयर बन गया QI QJ, और हर चार्जेस की जो दूरी होती है वो उनके बीच में डिनोमिनेटर में आया था, ये ऑल पेयर्स लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको देखिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं n की जगह हम स्क्वायर ले लेते हैं, 4 चार्जेस ले रहे हैं, 4 चार्जेस हैं, ये है Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4, सबकी दूरी रख लेते हैं, या चलिए रेक्टेंगल ले लें ताकि डिस्टेंस अलग अलग रहे, Q2 Q3 और ये Q4, और मान लेते हैं ये दूरी है हमारे पास, ये दूरी है R12, ये R23, R34, R14 या 41, और ये R13। सो देखिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने चलेंगे, चाहे जितने नंबर ऑफ चार्जेस हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आना ही आना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर रख दिया,
अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, चार्जेस के पेयर कर बना लें, ठीक ना। अब इस Q1 से हम पेयरिंग शुरू करें। Q1 की किसके साथ पेयर बनेगी, Q1 का Q2 के साथ बनेगा, Q1 का Q3 के साथ बनेगा, Q1 का Q4 के साथ बनेगा। इनके पेयर्स बना लें, Q1 Q2 प्लस Q1 का Q3 के साथ प्लस Q1 का Q4 के साथ। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दोनों के बीच का डिस्टेंस रखते हैं। 1 का 2 के साथ कितना है, R12 है, तो ये R12 आ गया। 1 का 3 के साथ कितना डिस्टेंस है, R13 है, ये R13 आ गया। 1 का 4 के साथ कितना डिस्टेंस है, R14 आ गया। तो 1 के सारे पेयर हो गए। अब 2 पर चलते हैं। 2 के जब हम पेयर बनाने चले, 2 के कितने पेयर बन रहे होंगे, 3 के साथ, 4 के साथ और 1 के साथ। लेकिन जो 1 के साथ पेयर बनेगा वो ऑलरेडी हम लोग ने 1 के साथ 2 बना लिया है, तो दोबारा से रिपीट नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चार्जेस का जो 2 का पेयर बनेगा वो Q2 और Q3 के साथ, और Q2 का जो पेयर बनेगा Q4 के साथ। क्लियर ये बात, यानी कि 2 का दोबारा से 1 लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा ना कर दीजिएगा कि Q21 और Q1 ये भी तो पेयर बनना, लेकिन ये ऑलरेडी हम लोग ने नोट कर लिया ना, Q1 Q2 लिखे या Q2 Q1 लिखे। आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डिस्टेंस का भी नामकरण कर दे, ये मान लेते हैं R24 है। अब डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आ जाता है, 2 का 3 के साथ डिस्टेंस R23 है, 2 का 4 के साथ डिस्टेंस कितना, R24 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं 3 पर। 3 का इसके साथ पेयर, लेकिन ये ऑलरेडी 2 में इंक्लूड हो गया होगा, जरूरत नहीं है। इसके साथ पेयर ऑलरेडी 1 में इंक्लूड हो गया होगा, बचा क्या, Q3 का Q4 के साथ। Q3 Q4 डिवाइड बाय दूरी कितनी, R34, R34। नेक्स्ट चलते हैं 4 पर। अब 4 का इसके साथ, लेकिन 1 के साथ इंक्लूड हो गया होगा, 2 के साथ 2 में इंक्लूड हो गया होगा, 3 के साथ पेयर, लेकिन वो 3 यानी कि 4 को और पेयर फर्दर बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही इतने हमारे पास पेयर बने। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 आ गए। जब हमारे पास 4 चार्जेस रखे तो 6 पेयर बन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। अभी 5 हो 6 हो, बस इस तरह पेयरिंग आपको बनाते चले जानी है और दोनों के बीच में डिस्टेंसेस को ले लेना, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी चीजें आपने पढ़ी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस लाइन से। मान लेते हैं हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको पैरेलल लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बराबर बराबर दूरी पर है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल भी आपको जानकारी, डाइपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है। A dipole is a system consist of equal and opposite charges separated by a small distance। ये हम लोग डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं ये है हमारा माइनस क्यू और इधर है प्लस क्यू। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग 2a लेते थे, ये 2a डिस्टेंस है। और मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा। अब देखिए ध्यान से देखिए, डाइपोल हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो उसको हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। वो फोर्स लगेगा Q इंटू ई। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्यू ई, मैग्नीट्यूड सेम। अब हमने ये चीज पढ़ रखी है कि जब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंस अलग अलग होता है, क्योंकि क्यूई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो इधर है, इस क्यूई का लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो वो कपल फॉर्म कर लेते हैं। कपल आपने पढ़ रखा है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, तो वो कपल फॉर्म करते हैं, ठीक ना, जिसकी वजह से रोटेशन की टेंडेंसी आती है। तो अब यहाँ से ये कपल फॉर्म कर लेंगे क्यूई और ये माइनस क्यूई वाला फोर्स, ये इस डायरेक्शन में कपल फॉर्म कर लेंगे, ठीक। अब इनको अगर हम वर्कडन, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कडन करना पड़ेगा। मान लेते हैं स्मॉल डी थीटा एंगल हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा, तो वही वर्कडन हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। पहले तो हम लोग देखते हैं कि कितना टॉर्क यहाँ पर डेवलप हुआ। टॉर्क के बारे में हम लोग फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
देखिए फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, यहाँ तो ये क्यू ही आ गया, कोई टेंशन नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर, ये थोड़ी टेंशन की बात, तो उसको निकालना पड़ेगा, मतलब टेंशन सिर्फ ये परपेंडिकुलर क्या, यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब ये एंगल थीटा है, सारी पैरेलल लाइंस है, तो ये भी थीटा ही होगा। अब देखिए ये 2a है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल पता हो तो उसकी सारी साइड्स निकल आती है। हमें फिलहाल इस साइड की जरूरत है, नामकरण भी कर देते हैं। ए बी डाइपोल है और ये सी, हमें बीसी लेंथ चाहिए, तो बीसी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा अगर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसी कितना है हमारा 2a के बराबर, डाइपोल की लेंथ है ये, और साइन थीटा। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बीसी है वो कितना आ गया 2a साइन थीटा, यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे 2a साइन थीटा। अच्छा अब एक चीज आपने जो पढ़ी हुई है, डाइपोल मोमेंट पढ़ रखा है, ये q इंटू 2a, यानी कि जो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये क्या होता था डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते थे, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता था, ऐसे डायरेक्शन होता था डाइपोल मोमेंट का। तो ये q2a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, pe लिख सकते हैं, pe साइन थीटा, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम थोड़ा सा रोटेशन डी थीटा रोटेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करना पड़ेगा, डी कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा, जितना हमने रोटेट किया। ठीक, तो हमें अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, बस वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, थीटा 1 थीटा 2, डी डब्ल्यू की जगह टाउ डी थीटा आ गया, थीटा 1 से थीटा, टाउ की वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों वैल्यू आ गई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई पीई माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस ऑफ माइनस कॉस तो प्लस बन जाएगा, वैल्यू आ गई कॉस थीटा 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई पीई की कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका वर्क डन आएगा, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसको चाहे तो आप माइनस साइन कॉमन लेकर के इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस पी cos theta 2 minus cos theta. So this is the potential energy of a dipole in a uniform electric field. ठीक है, इजीली हम लोगों ने इसको डराइव कर लिया। अब इसके बाद इसका कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे, अगर इसी में लगे हाथ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन में जो डाइपोल रखा हुआ है वो कुछ ऐसे रखा है 90 डिग्री, यानी कि ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर रखा, तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई 90। ठीक, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इफ यहाँ पर लिख दे रहे हैं इफ इनिशियली हमारा डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी कि थीटा 1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब उसके बाद हमने थीटा डिग्री इसको रोटेट करा दिया, तो थीटा 2 बन गया थीटा 2 हमने जो बरकरार रोटेट करा दिया थीटा, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं U इक्वल्स टू cos थीटा 1, cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये वैल्यू बन गई माइनस PE cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आई होप आप उसको समझ गए होंगे। ये वाला केस स्पेशल केस करके यहाँ पर मेंशन, अभी स्पेशल केसेस हम लोग अलग से डिस्कस भी कर देंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को, इतने डेरिवेशन को नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में केस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लें। स्पेशल केसेस में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्पेशल केसेस है। देखिए पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ ले, जिसको पता होगा अच्छी बात, जिसको नहीं पता हो थोड़ा सा समझते चले होता क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं ये ऐसा कुछ केस हमने लिखा हुआ, यहाँ पर हमारे पास कोई फुटबॉल ही रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पर एक फुटबॉल रखी हुई है। तो देखिए अगर हम इसको हल्का सा पुश करें, ठीक ना, तो होगा क्या, ये फुटबॉल नीचे आ जाएगी। क्या आप लगता है वापस इस पोजीशन पर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो बस यही चीज हमारी क्या कहलाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो अगर हम मीन पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो वापस फर्दर वो मीन पोजीशन पर नहीं लौटती हो, तो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसी फुटबॉल की बात करें, इसको अगर हल्का सा मीन पोजीशन मतलब जो उसकी अभी इनिशियल पोजीशन है वहां से हमने इसको मूव किया, तो ये ऐसे 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 होकर के वापस फाइनली अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी फिलहाल हमें इन्हीं की जरूरत है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब चलते हैं डाइपोल के केस में ये क्या है। यानी कि पहला केस हम लेते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने डाइपोल को कैसे प्लेस किया, डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया, यानी कि हमने डाइपोल ऐसे रखा है। तो अब हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये है माइनस, ये है प्लस। तो अब इस केस में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो माइनस पी कॉस थीटा तो बन गया 0, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू आ गई माइनस पी। ये जो केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस, यहाँ पर वैल्यू आती है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अच्छा अभी कैसे समझेंगे मिनिमम वैल्यू कि ये जो थीटा बराबर 0, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस कैसे देखते हैं। देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगते हैं, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। अब अगर हम इस डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, उठा करके इस पोजीशन पे ले आए, मान लीजिए जो डॉटेड लाइन शो किया, इसको हमने चेंज कर दी, इसकी पोजीशन, मीन पोजीशन इसकी ये रखी हुई थी जहाँ पर थीटा बराबर 0 था, तो फोर्स यहाँ लग रहा है और ये फोर्स यहाँ लग रहा है। ये फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी, इसको नीचे लाने की, इसकी टेंडेंसी को ऊपर लाने की, यानी कि ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर हमने इसको ऐसे टिल्ट किया होता, अब ये फोर्स इधर लग रहा होता, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसकी टेंडेंसी होती इसको वापस मीन पोजीशन में लाने की, इसकी टेंडेंसी भी वापस होती, तो क्या हो जाता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम केस कहलाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक, अनस्टेबल की बात कर ले, ये आपका पहला केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देते हैं। अब इस बार क्या किया, डाइपोल को एंटी पैरेलल लग दिया। एंटी पैरेलल का मतलब हमने डाइपोल को इस बार थीटा की वैल्यू बना दी है, थोड़ा सा साफ सुथरा सा बनाते, थीटा की वैल्यू हमने रख दी 180 डिग्री। ठीक ना, हम एंटी पैरेलल लग दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू। इसको उठा करके बिल्कुल जैसे मान लेते हैं, ये था, ये जो ब्लू साइड आपको दिख रही है ये मान लेते प्लस, ये नेगेटिव वाला। पहले केस में ऐसे रखा था तो इसका डायरेक्शन 0 डिग्री बन रहा था, इस बार हमने एंटी पैरेलल लग दिया, उठा करके ऑपोजिट तरफ रख दिया। तो अब जो एंगल बन के आ रहा है, ये वाला केस, अब जो एंगल बन करके आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो थीटा 180 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालें फॉर्मूला हमारे पास है माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस 180, ये वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ गया प्लस पी के बराबर। ये वैल्यू मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। देखते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। सो देखिए पॉजिटिव की तरफ जो टेंडेंसी होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेगेटिव की टेंडेंसी होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब अगर हम इसको टिल्ट कर देते, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया आपने, तो इसकी टेंडेंसी क्या, इधर जाने की, इसकी टेंडेंसी जाने की इधर। तो जब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो जो फोर्स लग रहा है ये कोशिश करेगा इसको वापस मीन पोजीशन पर ना लाए, बिल्कुल बदल देगी वैल्यू, ये इधर लाने की कोशिश करेगा। यही काम इधर के अगर हम टिल्ट करते हैं
ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, हमने टिल्ट इस तरफ किया, ठीक ना, हमने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कोशिश क्या करेगा, वापस पोजीशन को चेंज करने का, जो हमारी स्टेबल, जो हमारी मीन पोजीशन थी उसमें वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसको पलट देगा, उल्टा करेगा, ठीक है ना। तो ये केस आपका कौन सा बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस बन जाएगा। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पर जो वैल्यू मिलती है, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। वैल्यू कितनी आती है, पी के बराबर आ जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। सब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, एक आसान सा न्यूमेरिकल, हल्का फुल्का न्यूमेरिकल उठाते हैं। स्क्रीन पर आपका न्यूमेरिकल शो हो रहा है। 3 charges -q plus q and -q are placed equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio capital Q upon small q. ठीक, देखिए क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहला काम फिगर को ड्रॉ करते हैं। 3 चार्जेस दे रखे हैं, 3 चार्जेस है कहां पर, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो आज के लेक्चर का ये पहला न्यूमेरिकल है। बाकी सीक्वेंस से अगर हम लोग चले, शायद 7वां या 8वां भी मेंशन कर देंगे उसको। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पर है, ये -q है, ये +q, ये इक्वल डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये l है और ये भी l है, यहाँ पर फिर अगेन -q। ये 3 चार्जेस हमारे रखे हुए हैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0। फाइंड क्या करना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो बता दीजिए। तो देखिए जो चीज 0 दे रखी है, पहले उसको लिख ले, u बराबर 0 दे रखा है, तो u कितना बनेगा, और आपको लिखना आसानी से आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जितने भी चार्जेस हो सबकी पेयरिंग कर लीजिए और इक्वल डिस्टेंस से जो डिस्टेंस दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो -q की पेयरिंग शुरू करते हैं। -q का इसके साथ पेयर, डिस्टेंस कितना l हो गया, प्लस -q का इसके साथ पेयर, डिस्टेंस कितना l प्लस l, 2l बन गया। चलिए -q की तो पेयरिंग कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं +q पर। +q का इसके साथ तो पेयर ऑलरेडी बन चुका है, बनाने की जरूरत नहीं, q का इसके साथ पेयर बना लेंगे। +q -q, डिस्टेंस कितना l। अब आगे चले, -q का इन दोनों के साथ ऑलरेडी बन चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0। जब 0 दे रखी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बेचारा निपट लेगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये -q अपॉन स्मॉल l, q² -q² अपॉन 2l और -q अपॉन l, इसकी वैल्यू हो गई 0 के बराबर। l एलसीएम लेके निपटा देते हैं, तो ये आपका 2 हो गया, -2q, ठीक, -q² -2q बराबर 0, l चला गया उधर, -2q मिलके बन गया 4q, और ये वैल्यू आई, बल्कि माइनस होने से यहाँ प्लस था ना, ये तो प्लस था, ये प्लस था, इसकी वैल्यू चल रही है प्लस की। इसको उधर ले गए तो 4q इक्वल्स टू q², ये कैंसिल हो गया। चाहिए हमें कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, क्या आया 1/4, यानी कि द रेशियो ऑफ कैपिटल Q टू स्मॉल q इज 1:4। इस तरह क्वेश्चन MCQ में पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल आपका कॉन्सेप्ट निकलवाना था पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। तब एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए हम रीड कर रहे हैं। 3 पॉइंट चार्जेस +q +2q and -3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure। फिगर दे दिया गया, ठीक, टेंशन खत्म। If 3 charges are displaced to the midpoints A1, B1 and C1 respectively, find the amount of the work done in shifting the charges to the new location। ठीक, पहला काम तो फिगर दे रखा है उसको ड्रॉ कर लेते हैं देख करके ही। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC नाम है, तो बस देख ले कहाँ का क्या, ABC, ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, और सब पर वर्टिसेस पर चार्जेस दे रखे हैं। ये आपका +q, ये आपका +2q और ये आपका -3q। इसकी लेंथ l है।
अब इसके बाद सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन की कहानी शुरू होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस, अब ये चार्जेस को मूव किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, कहाँ से डिस्प्लेस टू द मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ रखा था अच्छा वाला, ठीक, इसको उठाकर कहाँ रख रहे हैं, इसके मिड पॉइंट पर A1 पर ले आ रहे हैं, इसी तरह B को उठाकर के B1, C को उठाकर C1 पर, कहाँ पर, अपनी अपनी लाइन पर, ट्राइंगल की लाइन के मिड पॉइंट पर। चलिए ले आते हैं, A को उठाकर के हम ले आए यहाँ पर A1, B को उठाकर के यहाँ ले आए B1 और C को उठाकर के यहाँ ले आए C1। अब हमारे पास इसको शिफ्टिंग करने में जो हमें काम करना पड़ा, जो हमें वर्डन करना पड़ा, वो कैलकुलेट करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यही तो होता है ना कि असेंबलिंग ऑफ द चार्जेस के लिए जो वर्डन करना पड़ता है, हमें इन्फिनिटी चार्ज को ला करके रखने में, वो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, A1 आ गया, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, मतलब बेसिकली कुछ इस तरह से ये। अब देखिए मैथ आपको फिर यहाँ पर लगानी पड़ेगी, मैथ पीछा नहीं छोड़ती है ना, लेकिन आसान मैथ है, जो आपने क्लास 9th में आई थिंक पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ होगी, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट था। हम स्टेटमेंट अगर रिपीट करें क्या था कि इफ वी ज्वाइन द टू मिड पॉइंट्स या टू मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then that line will be parallel to the third side and half of it। उसकी आधी होती थी और पैरेलल होती थी। हमें पैरेलल से तो मतलब नहीं, हमें आधी से मतलब है। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो A1 C1 होगा ये L का आधा बनेगा, L/2। ये जो A1 B1 होगा ये AC का आधा बनेगा, L/2, और यही काम ये भी बनेगा L/2, यानी कि लेंथ पता लग गया। अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, हमें वर्डन फाइंड करना ना। इफ दिस कैलकुलेट फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्डन। अब देखिए वर्डन करने की जो इनिशियल पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ पर असेंबली जब किया गया हुआ था A B C पर, यहाँ पर कितना वर्क पोटेंशियल एनर्जी हो गई या वर्डन हो गया, वो इनिशियल पोजीशन हो गई। उसके बाद फाइनल यहाँ पर आ गया। अब दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें ये वर्डन की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक। तो इनिशियली जब था तो इनिशियल निकाल लेते हैं, UI फॉर्मूला आपके पास मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पेयरिंग बनाना शुरू कर दीजिए, Q से Q का बना तो ये Q और 2Q बन गया भैया। डिस्टेंस कितना है, L है। फिर उसके बाद इस Q का इसके साथ बना, Q और -3Q, डिस्टेंस कितना L। फिर यहाँ चले B पर, B का इसके साथ बना दिया, ये आपका है 2Q इंटू 3Q माइनस का, डिस्टेंस है L, ठीक। उसके बाद इसका ऑलरेडी बना ही हुआ था, इस पे बनाने चले, इसका बना चुके सब, यानी कि 3 ये आ गए, क्लोज। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L भी बाहर ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट सॉल्व भी कर देते हैं। 2 और -6 -3 -9 प्लस 2 7, तो माइनस का लेके, तो ये बना माइनस, लेके हटाई देते हैं, -7Q²। ये वैल्यू आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। 3 to the 6, 3 1 3, तो -6 -3 मिल गया -9, -9 में से +2 आया तो -7Q² आ गया इनिशियल। फाइनल निकालना चाह रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस तो सेम है Q 2Q, लेकिन डिस्टेंस बदल गया, ये Q यहाँ आ गया और ये 2Q यहाँ, अब डिस्टेंस L/2 हो गया, ठीक। यही काम यहाँ भी कर रहे हैं, Q, यही काम यहाँ भी कर रहे हैं, 2Q। हम देखिए सेम वही चीज, 3 to the 6 माइनस का 9 प्लस 7 बना, लेकिन सब ऊपर 2 भी आ चुका होगा, तो 14 बन जाएगा। 14 किसका, माइनस का। तो UF की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -14Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम करेंगे क्या, हमें जो वर्डन चाहिए होगा तो वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो टोटल वर्डन निकल आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², फाइनल -14 -7 प्लस हो गया, तो ये वैल्यू फाइनल वर्डन जो आया -7Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्डन हमें पता लग गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई इन शिफ्टिंग अ चार्ज फ्रॉम A to A1 पॉइंट पर, और B से B1 और C से C1 पर शिफ्ट करने में कितना वर्डन हमें करना पड़ा। एक आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो टाइम लगभग हो गया है और लंबा लेक्चर को नहीं ले जाते हैं, तो यहीं पर स्टॉप कर देते हैं अपने लेक्चर को। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एक एक टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग अपने नई चैप्टर तो नहीं बल्कि नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे कैपेसिटेंस आपका आ रहा है, तो कैपेसिटेंस में शुरुआत करते हैं, जैसे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये सब बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।